नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे YouTube मंच में आपका स्वागत है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अभी तक राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुका होता। लेकिन मोदी जी अंतिम समय तक इस्तीफा नहीं देंगे और ये कोशिश करेंगे। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से खबर है कि शाम को मीटिंग एक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे, और कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने ऐसा इशारा कर दिया है कि शपथ एक बार ले ली जाए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। क्योंकि आपको पता है ये शपथ इनके यहाँ हो जाती है, शपथ एक बार इनके यहाँ महाराष्ट्र में हुई थी। ये है ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक खबर है। ऐतिहासिक खबर है। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह बुरी तरह चुनाव हारे हैं। यानी कोई राम मंदिर की लहर नहीं थी। राम के नाम पर चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास किया गया, भुनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जनता ने एक मुश्त अपने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा और अपने मुद्दों पर ही वोट किया। प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी हार अयोध्या में। जिस अयोध्या में राम मंदिर का ढोल ये पीटते नहीं थकते थे, इतने बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन भाजपा के आ गए, इतने बुरे दिन आ गए। किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। बहुत तगड़ी, बहुत करारी हार हुई है अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। लल्लू सिंह बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं प्रज्ञा जी। और अवधेश प्रसाद से, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए हैं। अवधेश प्रसाद ने बुरी तरीके से पटका है। अयोध्या में सपा के अवधेश प्रसाद 31,800 वोटों से जीते हैं। 31,800 वोटों से जीते हैं। भरत जी, ये छोटी बात नहीं है। आप ये सोचिए कि जनता में कितनी नाराजगी है। अयोध्या में सपा के अवधेश प्रसाद 31,800 वोटों से जीत चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज, महा ब्रेकिंग न्यूज। गोदी मीडिया गायब होने लगा है। गोदी मीडिया ने टैलियां हटा ली हैं। गोदी मीडिया चर्चा से हट रहा है। गोदी मीडिया पर एड ब्रेक आने लग गए हैं। लल्लू चुनाव हार गए हैं अयोध्या से। और ये छोटी मोटी खबर नहीं है। ये खबर विदेशों के अखबारों में छपने लायक खबर है। विदेशों में छपेगी प्रज्ञा जी। जिस तरीके का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया अयोध्या को लेकर, कि अयोध्या के नाम पर ही पूरे देश में, राम के नाम पर पूरे देश में ढोल पीटा, राम की फोटो छोटी कर दी, बोले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनकी औकात राम को लाने की हो गई प्रज्ञा जी। ये राम को लाए थे और राम ने ऐसी गदा चलाई, भगवान प्रभु श्री राम ने ऐसी गदा चलाई, ऐसा तीर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का पता नहीं चला कहां गया। लल्लू सिंह 31,800 वोटों से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार गए हैं। ये खबर छोटी मोटी खबर किसी भी लिहाज से नहीं है। आप क्या कहेंगे केपी मलिक सर? पीछे से ही बोलिए, क्या कहेंगे? कि भरत, अगर आप देखो तो लगातार हम आपके चैनल पे भी कहते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा इतिहास बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से ही हार जाए। क्योंकि ये उसी दिन तय हो गया था कि जब लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। और आप जानते हैं कि अयोध्या की फैजाबाद की सीट पे अधिकतर दलित और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने इसको बहुत करीब से लिया और इसका नतीजा लल्लू सिंह को दिखाया। इसके अलावा आप दूसरा ये देखेंगे कि हमें लगातार खबरें मिल रही थी कि जो लोकल अयोध्या के लोग थे वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से परेशान थे कि बाहरी लोगों ने आके जिस तरह से वहां एकाएक जमीनें खरीदी, जिस तरह से वहां पर व्यापार को प्रभावित किया और उन गरीब लोगों को सताने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं वहां का जो लोकल व्यक्ति था वो बहुत खपा था। और उसी का ये रिजल्ट है। अब वहां पे लाखों की भीड़ आप जो देख रहे थे पिछले दिनों से, वो लाखों की भीड़ बाहर के लोगों की थी और लोकल लोग कहीं ना कहीं उससे परेशान थे, उनको असुविधा हो रही थी। उसी के नाते ये ऐसा रिजल्ट है। पहली बार इस तरह का अयोध्या में हमें देखने को मिल रहा है। जब मंदिर नहीं भी था उस समय पे लगातार भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे जीतती रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता वाली सीट ये रही है। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या हारना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके मायने ये होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समय
खराब शुरू हो गया है और ये काफी सालों तक भारतीय जनता पार्टी इसी स्थिति में रहेगी, मैं ये प्रज्ञा कह सकता हूं। हमें ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कितने गर्त में यूपी में जाती है और विदेश में देश में जाती है, और विदेशों से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि विदेश में मोदी जी के नाम के चुटकुले बनने शुरू हो गए हैं, जो इन्होंने पिछले दिनों बोला है, जो कई सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इजराइल का और जो युद्ध चल रहा था गाजा पट्टी में, और युद्ध इन्होंने रुकवा दिया था। अभी मेरे बेटे ने दिखाया है मोबाइल पे निकाल के कि देश ही नहीं विदेशों में चुटकुले बनने शुरू हो गए हैं इनके, क्योंकि ये युद्ध भी रुकवा देते हैं। अब युद्ध रुकवा देते हैं ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार जाती है। तो इजराइल में इनके फॉलोअर ज्यादा हैं और अयोध्या में इनके फॉलोअर नहीं है, यही जताता है अयोध्या की सीट का हारना। जी बिल्कुल केपी मल सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये वॉर रुकवा देते हैं लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, वो भी वो सीट जिस पर इनकी साख दाव पर लगी है। अयोध्या हारना मतलब बहुत बड़ी बात है। सर जो है दीवार पे पटक लेना चाहिए तमाम नेताओं को। अयोध्या के नाम पर इतना भुनाने की कोशिश की, चुनाव के समय इतनी हेट स्पीच दी। खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर राम मंदिर बचाना है, राम जी को दोबारा टाट में नहीं देखना चाहते हो तो हमको वोट दो। इतनी कोशिश की उन्होंने। लेकिन सर एक चीज तो है, अगर हमें, क्योंकि इस बात को करे बिना मैं तो नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी, आप पत्रकार है, मैं पत्रकार हूं, हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं, हम लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी, वो तमाम चैनल के लोग, गोदी मीडिया जिन्हें कहने लगे हैं आज, वो लोग न्यूज चैनलों पर बैठकर एग्जिट पोल आने के बाद ऐसी खुशियां मना रहे थे और इस तरीके से मतलब मजाक उड़ा रहे थे विपक्ष का, आम जनता के आक्रोश का, संविधान बचाने की बात का, किसानों का, गरीबी का, महंगाई का, हर बात का ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था सर जैसे कि ये तो मतलब कोई जिम्मेदार मीडिया या फिर पत्रकार है ही नहीं, ये तो मुखपत्र है, ये तो सरकार के लोग हैं। प्रज्ञा देखिए, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैंने अपने पिताजी को बैलों के साथ हल चलाते हुए देखा है और गर्मी सर्दी बरसात में अपने भाइयों को वहां काम करते हुए देखा है। और आज भी मेरे 2 भाई हैं, बड़े वाले की डेथ हो गई, छोटे भाई खेती करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए आप, हमारा शामली शुगर मिल के अंतर्गत हमारा गांव आता है और अभी तक उनको पिछले साल का गन्ने का पैसा नहीं मिला है। आप 200 रुपए में उसकी फसल तैयार हो रही है और आप 100 रुपए में उसकी फसल ले रहे हो, तो ये कब तक वो देगा आपको? आप देखिए, दुनिया में पहली इंडस्ट्री है शुगर मिल की कि जिसको कच्चा माल यानी कि गन्ना 1 साल के उधार पे मिलता है। ये दुनिया की पहली इंडस्ट्री है। आप किसी भी इंडस्ट्री को देखेंगे, उसको पहले फैक्ट्री वाले को कच्चा माल लाने के लिए एडवांस पेमेंट करनी होती है। माल आया, आप पेमेंट कर दीजिए। और ये किसान ही है कि आपको एडवांस में कच्चा माल दे रहा है और उसको पैसा कितना आएगा, क्या आएगा, पता ही नहीं है, उसका रेट भी तय नहीं है। तो आप क्या इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है? अगर वो अपनी मांग मांगने के लिए आया, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बाकी जो दूसरी डब्बियां हम देखते हैं उस पर लिखा था एमआरपी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो आप भाई उसको मिनिमम तो दीजिए, और आप उसको उल्टा जो है देशद्रोही और क्या क्या बता रहे हैं। तो ये सब उसका नतीजा है। आप देखिए, आप बेरोजगार युवक से फॉर्म भरवा रहे हैं, 600 रुपए का फॉर्म है, 600 रुपए की परीक्षा फीस है, उसका 1000-2000 रुपया खर्चा कर दिया, रात भर लाइन में लगा रहा, पता चला सुबह पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक करने का ठेका आपने किन कंपनियों को दिया हुआ? सरकार ने करोड़ों रुपए के ठेके आपने दिए हैं उनको। तो वो अगर इतने लाखों बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कई करोड़ रुपया तो आपके पास इकट्ठा हो गया, और आपने पर्चा लीक करके वो जो है भर्ती रद्द कर दी। तो ये पैसा कहाँ गया जो बच्चों का गया था? क्या उनका पैसा आपने वापस दिया? अरे आप उनको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक आप छिड़क रहे हैं, तो वो आपको किस बेस पर वोट देंगे? कितना मूर्ख बनाओगे आप उनको? एक चीज बताइएगा, अंडर करंट सबसे बड़ा आपने क्या देखा? आपने भी ग्राउंड पर देखा, आपने भी बूथ कवर किए, हमारे तमाम पत्रकार, हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हम भी बूथ पर थे, हम भी ग्राउंड पर थे। आपने अंडर करंट क्या देखा जो आज हम स्क्रीन पर देख रहे हैं? वो 400 पार वाला जो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, वो बिल्कुल ध्वस्त साबित हो गया। जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया सरकार को। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे शुरू से, जैसे अगर हम फिर वही प्रथम चरण से बात करते हैं, एक तो हमने ये देखा है, कोई खबर आ गई है शायद आपके यहाँ भोपू बच गया। हाँ, 242 सीटों पर सिमटी बीजेपी, बहुमत से बहुत दूर रह गए नरेंद्र मोदी। सर बहुत बड़ी खबर, अभी भी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है, सिर्फ 242 सीटों पर सिमट गई है सर भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी का झोला उठना तय है। जैसे कि आपने कहा, मुझे लग रहा है कि आपकी बात सच न साबित हो जाए।
और अगर आपकी ये बात भी सच साबित हो गई तो मैं आपको फिर आज से राजनीतिक पंडित बुलाना शुरू कर दूंगी। आपकी भविष्यवाणी में चुनाव में सुनना जरूर पसंद करूंगी कि आपकी भविष्यवाणी क्या है, पहले ये बताइए। हाँ सर, कंप्लीट करिए। आप देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें तो मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको। 2022 के इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में मैंने किसी चैनल पे था, शायद आपके चैनल पे नहीं था, किसी चैनल पे था, और मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी की रैलियां शुरू होने वाली थी 2 दिन बाद, और एंकर ने पूछा कि सर कल से प्रधानमंत्री जी की रैलियां शुरू हो जाएंगी और सबसे पहली रैली वेस्टर्न यूपी से ही शुरू हो रही है, आप क्या देखते हैं? मैंने ये कहा कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रिपीट करती है तो वो सिर्फ जो आदित्य योगी नाथ जी के चेहरे पर रिपीट करेगी। अगर मोदी जी प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में तो वो सीटें घटाने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ये मेरा रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चैनल पे 2022 का। और जैसे ही वो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे बाबा के यहाँ से 4 फोन आ गए और उन्होंने कहा कि आप तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा बाबा के पक्ष में बोल रहे हैं ना, अरे हम सच्चाई बोल रहे हैं, हमें ना बाबा कुछ दे रहे हैं ना मोदी जी कुछ दे रहे हैं, हमें धरातल पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता 2022 आते आते खत्म हो गई थी। सबसे बड़ा डेंट कोरोना ने लगाया, और उसके बाद जो किसान आंदोलन चल रहा था उसने मोदी गवर्नमेंट को ध्वस्त करने का काम किया। जो 1 साल तक किसान तड़पता रहा बॉर्डर पे, उस किसानों की आह लेके मोदी जी जा रहे हैं। और ये जो आह है उस अन्नदाता की, ये कहीं ना कहीं मोदी जी को परेशान करती रहेगी जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे। मोदी जी अगर दूसरे लोगों की आह ले लेते जी, कोई नई खबर फिर आ गई आपके यहाँ। किस खबर के साथ आए हैं भरत जी? बार बार आपके पैकेट में कुछ ना कुछ तो खजाना निकल ही रहा है, क्या है बताइए? क्या लेना? पीसीआर कुछ चिल्ला रहा है प्रज्ञा जी, क्या लेना है जी बताइए। अच्छा केपी मलिक सर, एक चीज ये भी है कि आज सबसे बड़ा सवाल हम इस पर भी आकर खड़े हो गए हैं कि बीजेपी के जो अपने सहयोगी दल हैं, जिसे मिलाकर एनडीए बनता है, क्या वो टूट जाएगा क्या? ये भी सवाल सर आज बहुत बड़ा उठ रहा है। हाँ बिल्कुल टूट जाएगा, निश्चित तौर पर टूट जाएगा। सर मैं आपको 1 मिनट मैनपुरी से बड़ी खबर है प्रज्ञा जी, मैनपुरी से बड़ी खबर। मैनपुरी में डिंपल यादव 1,89,000 वोटों से चुनाव जीत गई है। मुलायम सिंह जी यादव का रिकॉर्ड उनकी बहू ने तोड़ दिया है। मैनपुरी में आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव का रिकॉर्ड उनकी बहू ने तोड़ दिया है। डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं। ब्रेकिंग्स का अंबार है प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें रुकी हुई हैं। जल्दी जल्दी से सारी खबरें स्क्रीन के ऊपर आएंगी। मैं पहले केपी मलिक सर से अपने सवाल का जवाब फटाक से ले लेती हूं सर, जल्दी से बता दीजिए। सुल्तानपुर से मेनका गांधी बिहार हार गई प्रज्ञा जी। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव हार गई। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव हार चुकी हैं। मोदी ने और अमित शाह ने उतना नहीं किया जिस तरीके से पूरी। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव हार चुकी हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव हार गई हैं। मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हार चुकी हैं। मेनका गांधी की बड़ी हार यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी का हारना क्या कह रहा है? देखिए भरत, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेनका गांधी चुनाव हार रही हैं, वो भी रिकॉर्ड है आपके यहाँ। क्योंकि जिस दिन चुनाव में जा रही थी और इन्होंने बाइट एक दी थी, इनका बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा था। एकरा हसन चुनाव जीत गई। एकरा हसन चुनाव जीत गई। बड़ी अपडेट सर, कैरी ऑन रखिए, बताइए आगे बताइए सर। चुनाव उसी दिन मेनका गांधी जी हार गई थी जिस दिन हमने उनका इंटरव्यू देखा था। क्योंकि आपने देखा होगा कोई तल्लीनता से मेनका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही थी और माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, मेनका के खिलाफ नहीं था। और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक और धांसू धुआंधार खबर। नगीना में 1,45,000 वोटों से चंद्रशेखर चुनाव जीत गए हैं। चंद्रशेखर चुनाव जीत गए हैं। 1,45,000 वोटों से चंद्रशेखर चुनाव जीत गए हैं सर। चंद्रशेखर चुनाव जीत गए सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबरें हैं। जिस तरीके से कैराना से इकरा चुनाव जीत रही है, रिकॉर्ड वोटों से 1 लाख से ऊपर जीतना चंद्रशेखर का जताता है कि कितनी लोकप्रियता इनकी थी। आपने देखा होगा मायावती ने भी वहां पे खिलाफ में रैली की थी, अखिलेश ने भी रैली खिलाफ की थी, जयंत चौधरी इनको छोड़ के चले गए थे। इन परिस्थितियों में चंद्रशेखर का 1 लाख से अधिक वोटों से जीतना जताता है कि उनकी भयंकर लोकप्रियता है। मैं पहले कह चुका हूं कि जयंत चौधरी को विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर के माध्यम से ही फायदा मिला था। चंद्रशेखर का साथ छोड़ने का नुकसान भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में जयंत चौधरी को, ये साफ जाहिर होता है जीतने से। जी, नई ब्रेकिंग सर आ गई है। नई ब्रेकिंग, नीतीश से बेहतर पीएम कौन? खालिद अनवर
एमएलसी जेडीयू है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश से बेहतर पीएम कौन, पीएम कौन। तो अब देखिए एनडीए के भीतर से ही नरेंद्र मोदी को हटाने की आवाजें आने लग गई। एनडीए के भीतर से ही नरेंद्र मोदी को हटाने की आवाजें आने लग गई। नीतीश से बेहतर पीएम कौन हो सकता है? खालिद अनवर एमएलसी हैं जेडीयू के। एनडीए के भीतर से ही नरेंद्र मोदी जी का झोला उठाकर जाने के लिए कहा जाना, आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं। नीतीश से बेहतर पीएम कोई नहीं हो सकता। क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया। अब देखिए भरत, मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूं कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, उनकी जगह कोई नया व्यक्ति बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर 200 से नीचे आती है, इन परिस्थितियों में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बाहर रह के किसी तीसरे दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दे, क्योंकि वो चाहेगी कि कांग्रेस को बाहर रखा जाए। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस और गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगली बार कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। तो उसको बाहर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का ऑफर दे सकती है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दे, क्योंकि इन परिस्थितियों में फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है मुझे। एक और कोई बड़ी खबर आ रही है, कौशाम्बी से 25 साल के युवा पुष्पेंद्र सरोज जीत गए हैं। कौशाम्बी वही जगह समाजवादी पार्टी के राजा भैया ने जहां समर्थन दिया, वही जगह पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत गए। राजा भैया का जादू काम कर गया क्या सर? आपने इससे पहले भी बताया था कि राजा भैया बहुत बड़ा उलटफेर करवाने वाले हैं और ठाकुर मतदाता बहुत तेजी से राजा भैया के साथ है और वो मोदी शाह के खिलाफ खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ठाकुर समाज शुरू से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलेआम खड़ा हुआ था, आपने देखा अमेठी में भी गंगा जल में हाथ लेके उन्होंने कसम खाई थी, उनकी कसम आज पूरी हुई है। इसके अलावा अगर आप दूसरी सीटों पे देखेंगे, अमेठी के आसपास की सीटों पे धनंजय सिंह को, राजा भैया को मनाने के लिए अमित शाह ने पूरा चक्र चलाया था, वो कोई काम नहीं आया। अभी आप जौनपुर भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर भी चुनाव हारेगी। तो ये तमाम ठाकुरों का जो क्षेत्र है, ठाकुर समाज में बहुत ज्यादा विरोध और बहुत ज्यादा तलखी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी। तो ये साफ जाहिर होता है कि किसी ठाकुर ने वोट नहीं दिया। जैसे बीच में भाजपा के लोगों ने चलाने की कोशिश की थी कि ठाकुर नाराज था लेकिन जाएगा कहां, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, तो उसने विरोध में वोट किया है। तमाम नतीजे यही जता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो अभी और नतीजे आप देखेंगे, जो बनारस के आसपास की सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। मछली शहर की सीट पिछली बार 181 वोटों से कुल भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मिर्जापुर का जो वो था, जीतने का जो रेशो था बहुत कम था भारतीय जनता पार्टी का। चंदौली से बहुत कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी अभी हारती हुई जाएगी और आप ही के यहाँ अनाउंस होगा थोड़ी देर। जी भरत, आपका माइक बंद है। अब की बार क्या देखा जा रहा है सर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल बराबर का डेंट मार रहा है। दोनों तरफ से बिल्कुल गर्दा उड़ाए हुए हैं, पूर्वांचल और पश्चिम दोनों बराबर बीजेपी को खदेड़ रहा है। पूर्वांचल और पश्चिम दोनों जगह से खदेड़ा हो रहा है। देखिए भरत, अगर आप देखेंगे इसमें जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने टिकटों का बंटवारा किया है, जातीय समीकरण को साधने का काम किया है, ये उसी के रिजल्ट है कि जातियों को साध के जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, उससे कहीं ना कहीं उसके नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं। मछली शहर का अभी हम जिक्र कर रहे थे और आप देखिए मछली शहर, हाँ, मछली शहर बिल्कुल करीब जौनपुर और मछली शहर में। तो जौनपुर में तो अमित शाह का हाथ था, जौनपुर में तो सर पर अमित शाह का हाथ था। धनंजय सिंह को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया वो देखा गया और जौनपुर भी हार गए। तो आप समझिए सर किस तरीके की एकदम प्रचंड आंधी चल रही थी उत्तर प्रदेश में और गोदी मीडिया इस आंधी को दबाए हुए था। ये बता रहा था कि नहीं कुछ नहीं है। आप देखिए जौनपुर और मछली शहर दोनों सपा जीत के करीब पहुंच चुकी है और जितनी लीड है उस हिसाब से वापसी कर पाना मुश्किल है। देखिए भरत, अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी ये कहा था, प्रज्ञा के साथ मैंने कई डिबेट में ये कहा है कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी ऊपर गई थी उससे डबल तेजी से नीचे आएगी। तो ये तमाम नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। और मैंने प्रज्ञा को 4 दिन पहले ये भी कहा था कि मेरा आकलन 40 का है, लेकिन हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बुजुर्ग जर्नलिस्ट हैं, जिनका कम से कम 50 साल का तजर्बा है, रिटायर हुए भी उनको 10-15 साल हो गए हैं, वो 30 सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। तो यही नतीजे रहे तो मुझे लग रहा है कि वो सच हो जाएंगे। हम तो थोड़ा डरते हुए दे रहे थे 35-40, लेकिन अगर यही परिस्थिति रही तो ये तो 30 से भी नीचे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी अब आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1 लाख की लीड लिए हुए हैं। अब इनको कौन हराएगा? अब शाम को लीड कैसे टूटेगी?
तो ये जता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कितना अगेंस्ट वोट हो रहा है। जैसा कि मैं लगातार भरत कह रहा हूं कि छोटा मोटा अंतर को हटाया जा सकता है, छोटे मोटे अंतर को कुछ किया जा सकता है, प्रशासन उसमें कुछ कर सकता है, लेकिन लाखों के मार्जिन को प्रशासन क्या करेगा। इसीलिए प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और ये मैंने फिर कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता मारपीट पे उतारू हो जाएगी। इतने 1 लाख से 1.5 लाख से जो आदमी जीत रहा है उसको कैसे आप गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जितनी हम सोच रहे थे उससे कहीं अधिक खराब है धरातल पे। प्रशासनिक अधिकारी, एक और बड़ी खबर, प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है। जयराम रमेश का ये बयान, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का ये बयान कि होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो, मालिक बदलने वाले हैं, होश में रहो, मालिक बदलने वाले हैं टाइप्स का बयान। प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है। जयराम रमेश, इस बयान के क्या मायने सर, क्या मायने इसके? देखिए, अगर आप देखेंगे भरत, ये कई अधिकारी अभी भी मान के बैठे हैं और वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ये सीधा सीधा उनको चेतावनी है। लेकिन मैं जयराम रमेश की इस चेतावनी को बहुत गंभीर नहीं मानता। मैं उसको मानता हूं कि राहुल गांधी का ने जो 25 दिन पहले एक चेतावनी दी थी प्रशासनिक अधिकारी को कि हम इस बार सरकार में आ रहे हैं और जो लोग इस तरह का काम करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, असली चेतावनी वो थी। आज हालात को देखते हुए कोई भी चेतावनी दे सकता है, इतनी महत्वपूर्ण मैं इस चेतावनी को नहीं मानता जो राहुल गांधी की चेतावनी वो पहले आई थी। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अधिकारी भी अधिकतर इस चीज को समझ चुके थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। इसीलिए अधिकारियों ने कहीं भी पार्टी बनने को सहयोग नहीं किया और कहीं भी वो अपने आप को इस चीज में डालने को तैयार नहीं हुए कि कल को उनको इसका नुकसान हो। जी, अब आप देखिए रामपुर की सीट पे जहां तमाम बता रहे थे कि अखिलेश ने अच्छा टिकट नहीं दिया और वहां पे जो है आपस में पार्टी में टूट चल रही है, वहां पे समाजवादी पार्टी जीत रही है, जहां कई बार लोग ये कह रहे थे कि रामपुर की लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। तो ये तमाम जो रिजल्ट है ये जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पीछे जा रही है। क्या सर ये रिजल्ट बता रहे हैं कि आजम खान अब जेल से निकलेंगे? क्या आजम खान के अब जेल से निकलने का समय आ चुका है? क्या आजम खान के ऊपर बकरी चोरी, भेड़ चोरी, मुर्गी चोरी, कुत्ता चोरी, ये जो सब इल्जाम लगे हुए हैं, क्या आजम खान के लिए सुखद संदेश क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो झारखंड के सीएम हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तमाम लोगों की रिहाई का समय आ गया है। चाहे वो केसीआर की बेटी कविता केसीआर हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, तमाम जो राजनीतिक द्वेष के कारण जेल में है, तमाम लोगों की रिहाई का समय ये आ गया है। नतीजे बता रहे हैं कि वो लोग बहुत जल्दी बाहर आएंगे और नए लोग अंदर जाएंगे, ये उसका भी संकेत है। आप उसको भूल रहे हैं कि नए लोगों के जाने के भी, अंदर जाने के संकेत ये नंबर दिखा रहे हैं। जी, नए लोग भी जाएंगे क्या? नए लोग हाँ, नए लोग भी जाएंगे, जिनकी जांच होगी वो भी बहुत लोग अंदर जाएंगे, उनकी भी फहरिस्त बड़ी लंबी है, तो वो लिस्ट खुलेगी बाद में, हमारे सूत्र बता देंगे आपको। बड़ी खबर रामपुर से जीते सभा के मुंह बुला रहे, तो बड़ी खबर आ चुकी है भैया, ये बड़ी खबर आ चुकी है, चर्चा कर चुके हैं हम लोग इसके ऊपर, सर भी चर्चा कर चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन अब तक की जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई वो खबर आई अयोध्या से। इतना बड़ा बुलाया गया, बूम किया गया, गोदी मीडिया को ले जाकर बिठाया गया, बताया गया कि अयोध्या में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मोदी के फोटो बड़े बड़े लगाए गए, श्री राम के फोटो छोटे छोटे लगाए गए, प्रभु को छोटा करके दिखाया गया, मोदी ने किस तरीके से क्या क्या किया वो जूम करके दिखाया गया कि भाई देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हुआ ये कि अयोध्या ने कहा कि नहीं, ये सब सही नहीं है, प्रभु श्री राम के साथ बर्दाश्त नहीं है हमें, तो चलिए रास्ता पकड़िए। ये एनडीए के संयोजक बन सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के संयोजक बन सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के संयोजक बन। इस खबर के क्या मायने सर, क्या मायने समझाइएगा। देखिए, ये खबर प्लांट की गई है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से शरद पवार की बातचीत चल रही है। एनडीए में चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने मिलकर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, विधानसभा में भी उनकी जीत हो रही है और लोकसभा में भी उनके अच्छे नतीजे आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको साधने के लिए तमाम ये जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि नोटबंदी और बाकी समय में उनको जो है, देखिए एक और मंत्री आपके हार गए, चंदौली वाले, जो हम कह रहे थे
अब हमें भी आप थोड़ा सा ज्योतिषी बताइए। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। बनारस में नदी में खड़े होकर, घाट पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी जिस दिशा में देखते हैं उस दिशा में पड़ता है चंदौली। चंदौली पड़ता है नदिया के उस पार, उस गंगा नदी के उस पार, और नरेंद्र मोदी चंदौली नहीं जिता पाए। नरेंद्र मोदी के अपने मंत्री चंदौली से हार गए हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए हैं। बहुत बड़ी खबर, नहीं बचा पाए मोदी, नहीं बचा पाए, खुद को ही बड़ी मुश्किल में बचा पा रहे हैं, खुद को बड़ी मुश्किल में बचा पा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जहां 1 लाख की लीड लिए हुए हैं, वहीं पर नए नवेले लोग 1-1 लाख से वो जीत कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और चंदौली से उनके अपने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए हैं। सर, कैसे देखेंगे इसको? देखिए भरत, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये मिर्जापुर के पास की सीट है बिल्कुल चंदौली, और मैंने 2 मिनट पहले ही आपके सामने जिक्र किया था कि बहुत कम मार्जिन से जीतने वाली सीट थी और निश्चित तौर पे हारेंगे। अभी थोड़ी देर में आप मिर्जापुर की खबर भी देंगे, वहां पे भी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव हारेंगी। इसके अलावा जो 1 लाख की लीड आप बता रहे हैं, आपको ताजा आंकड़े लेने चाहिए। बनारस के प्रधानमंत्री जी 1 लाख से नीचे चल रहे हैं अभी, और नहीं तो 1 लाख से नीचे ही वो जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो लाख वाख तो भूल जाइए, यहाँ तो हजारों से जीतने में दिक्कत हो रही है। सहारनपुर से इमरान मसूद जीत गए। बहुत बड़ी खबर, सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीत चुके हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद चुनाव जीत गए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के लिए, आज नरेंद्र मोदी जी के लिए, आज अमित शाह जी के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा दिन है, बहुत बुरा दिन है, बहुत बुरा दिन है। बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली ने न्याय किया है, न्याय किया है। ये कहा जाता है कि शनि देवता न्याय के देवता होते हैं। वो और दीगर बात है कि मैं सहारनपुर की खबर पर मैं हिंदू देवताओं का जिक्र कर रहा हूँ। हमारे यहाँ शनि देवता न्याय के देवता कहे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि शनि देव न्याय के देवता हैं। 2024 शनि का साल है, शनि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और ये सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 शनि का साल, मंगलवार का दिन, और आज बड़ा मंगल, प्रभु हनुमान जी का आज दिन, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी को गदा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हॉर्न बढ़ चुका है, कुछ और नई खबर। यूपी में बड़ी हार के बाद सीएम योगी के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक वो शुरू हो गई है। कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। क्या होगा सर इस बैठक में? कोर ग्रुप की बैठक में क्या होता है? होगा कि ये जो दबाव चल रहा था दिल्ली से, अब ये तमाम चीजें जो वहां पे लगाई गई हैं, जो यंत्र लगाए गए हैं लखनऊ में, वो सब हटा दिए जाएंगे और पूरा चार्ज बाबा अपने हाथ में ले लेंगे, और जो बची कुची गदा है वो घुमा देंगे वो आज शाम को। क्योंकि कई इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं लखनऊ में, आपको तो पता है। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वो संचार कर रहे थे दिल्ली को, खबरों का, बाकी चीजों का, वो सब हटा दिए जाएंगे। नहीं आ रही सर, बड़ा बुरा हाल है, बत्ती नहीं आ रही है, और बिजली मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। लखनऊ का ये हाल है सर, 2-2 दिन बत्ती नहीं आई है, 2-2 दिन बत्ती नहीं आई है। जनरेटर किराए पे मंगाया हमने, किराए पे मंगाया है लखनऊ के। हाँ नहीं, वो सारी बत्ती लखनऊ से उठा के वहां बनारस रख दी थी ना ले जाके, तो उससे बाबा खुद ही परेशान है। तो बाबा खुद ही परेशान है, तो वही ठीक करना है। संकेतक ऑन हो गया। कुछ और बड़ी खबर। जालौन में सपा के नारायण दास अहिरवार चुनाव जीत गए हैं। तो बुंदेलखंड में भी जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं सर। देखिए, ये बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे अवध हो, और चाहे पूर्वांचल हो, तमाम जगह समाजवादी पार्टी अच्छा परचम लहरा रही है। और फिर मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को ये मत कहिए आपके उसने परचम लहराया, ये जनता चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। राइट। विपक्ष में जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस भी जीत रही है। अभी थोड़ी देर में खबर आपको झांसी की मिलेगी कि झांसी में कांग्रेस चुनाव जीत गई है। ये तमाम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने अगर जहां भी अगर कांग्रेस कहीं हारती है तो अपने कारणों से हारेगी, जहां उसने अच्छा टिकट नहीं दिया है, जहां कांग्रेस ने मुफीद टिकट दिया वहां कांग्रेस निश्चित तौर पे जीतेगी। इसके अलावा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, मथुरा की सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में आई थी, कांग्रेस ने वहां पे अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस हार जाएगी। दूसरी बाकी जगहों पे
समाजवादी पार्टी ने जहां जातीय समीकरण को देखते हुए अच्छे टिकट बांटे, वहां वो निश्चित तौर पे जीत रही है। जहां कोई जातीय समीकरण नहीं साध पाए अखिलेश, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। नहीं तो अधिकतर सीटें इसीलिए अखिलेश जीत रहे हैं कि जातीय समीकरण बहुत अच्छा इस बार बन रहा है। क्योंकि इस चुनाव में अगर आप देखेंगे, दलित जिस प्रकार से बाबा अंबेडकर के नाम पे विरोध में था भारतीय जनता पार्टी के, दलित और मुसलमान, और तीसरा जिस जाति का कैंडिडेट था, इस समीकरण बहुत अच्छा बना है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इग्नोर किया अपने लोगों को, तमाम अपने संगठनों को, अपनी सरकार को जिस तरह से इग्नोर करके और लापरवाही से टिकट बांटे और अपने लोगों को टिकट दिए, उसका भुगतान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। मुझे स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।